Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is assessment of fetal well-being. In this chapter, the topic of diagnostic obstetrics and diagnostic ultrasound in obstetric practice is very important. जैसे कि वह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो इसका यूज़ है अल्ट्रासोनोग्राफी का इन obstetric, इट इज़ द डायग्नोसिस एंड कंफर्मेशन ऑफ वायबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। 4 to 5 वीक्स पे हमारे पास गेस्टेशनल सैक बन जाती है और 5th वीक पे योक सैक इज़ विजिबल इन अल्ट्रासोनोग्राफी। सो वन कैन नो कि प्रेगनेंसी हो चुकी है या नहीं हुई, कंसेप्शन हुई है या नहीं हुई। 6 वीक पे हार्ट बीट जो है वो भी सुनाई देती है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी अर्ली डिसऑर्डर्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी है उसको भी पकड़ लेता है। इनकम्प्लीट मिसकैरेज हो, मिस्ड मिसकैरेज हो, ब्लाइटेड ओवम होता है। इसमें गेस्टेशनल सैक तो होती है बट इट इज़ एम्प्टी, देयर इज़ नो फीटल पोल, नो फीटस हैज़ बीन फेल्ड टू डेवलप। इक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी पकड़ लेता है ये। एंड मिस्ड मिसकैरेज जैसा मैंने बताया था, जो मिसकैरेज खातून को पता ना हो मिसकैरेज के लेक्चर्स में, इट इज़ कवर्ड। The second use is gestational age and assessment of fetal size and growth. ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यूज़ है। डेटिंग स्कैन जिसे हम करते हैं, कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको अपना LMP भूल जाते हैं, इट्स सो नॉर्मल। तो ये ना हो कि हम उन्हें पोस्ट डेट प्रेगनेंसी समझ के इंड्यूस कर दें या हम उन्हें जो है उनके ज़्यादा डेट्स को कंसिडर करते हुए इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को हम लोग कंसिडर करने लगते हैं। उस चीज़ को रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी हेल्प्स। इट डिटेल्स एज अबाउट द गेस्टेशनल एज। ट्राइमेस्टर में वी यूज क्राउन रैम्प लेंथ एंड सेकेंड क्राउन रैम्प लेंथ हम मेजर करते हैं 13 वीक्स प्लस 6 पे ना। और इन सेकेंड ट्राइमेस्टर वी यूज़ बायपैराइटल डायमीटर एज वेल एज द फीमरल लेंथ एंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर वी यूज़ एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। बेसिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर में बायपैराइटल लेंथ एंड हेड सर्कमफ्रेंस यूज़ करते हैं, फीमरल लेंथ और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो उससे हमें काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का भी पता लग सकता है इन सब को असेस करने से। Abdominal circumference, head circumference, biparietal diameter और femoral length, they are more accurate, they provide a more accurate estimate for the fetal weight, कि fetal weight ज़्यादा है या कम है। इन चारों जो हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर तक जो सारे इंडेसेस हैं, इन सब ये सब हमें fetal growth restriction के बारे में भी काफ़ी अच्छा बता देते हैं और fetal weight के बारे में भी काफ़ी अच्छा हमें आगाह कर देते हैं। फिर वो बताता है कि द ऑपोजिट वुड अकर। अच्छा, फिर वो बताता है कि जैसे एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बताया कि थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमरल लेंथ और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इट हेल्प्स अस। जो जो बच्चा बड़ा होता है उसका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जो है ज़्यादा होने लग जाता है। लाइक आफ्टर 20 वीक्स द गेस्टेशनल एज कैन नॉट बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड बिकॉज एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और हेड सर्कमफ्रेंस की जो मीन वैल्यूज़ की नॉर्मल रेंज है ना, रेंज ऑफ नॉर्मल वैल्यूज़ वो बहुत वाइड हो जाती हैं, तो इट डज़ नॉट प्रोवाइड एक्यूरेसी। दूसरी बात ये कि डायबिटिक प्रेगनेंसी हो, अगर किसी पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस हो जाए तो उसका जो है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस वो बहुत ज़्यादा होगा उसके बच्चे का। क्यों? क्योंकि फीटल लिवर इनलार्ज होगा और फैट स्टोर्स भी ज़्यादा होंगे। सिसेशन ऑफ द ग्रोथ इज़ एन ऑमनियस साइन ऑफ प्लेसेंटल फेलियर। अगर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली द फीटस वुड बी उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होगी। अल्ट्रासोनोग्राफी का थर्ड पॉइंट है मल्टीपल प्रेगनेंसी। इसका जो ट्विन पीक या लेमडा साइन, ये लेमडा साइन दे सकते हैं। डायकोरियोनिक प्रेगनेंसी एरोस पीक्ड और इंटर ट्विन मेम्ब्रेन जो है ये लेमडा साइन कहलाता है, ट्विन पीक कहलाती है। जो बच्चे मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी, जो ख़वातीन की मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसीज होती हैं, मोनोकोरियोनिक ये कि दोनों बच्चे दे शेयर अ कॉमन प्लेसेंटा। इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। जैसे उन बच्चों को ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो जाता है, हायर प्रीनेटल मोर्टालिटी रेट देन डायकोरियोनिक। डायकोरियोनिक में जिनके प्लेसेंटाज अलग होते हैं, एज यू कैन सी यहाँ डायकोरियोनिक है, इनके प्लेसेंटाज अलग हैं। इन दोनों के दरमियान एक ट्विन पीक नज़र आ रही है, लेमडा साइन जैसे कहते हैं, दैट इज़ विजिबल एंड दैट कैन बी असेस्ड विया अल्ट्रासोनोग्राफी। Then diagnosis in the fetal abnormality, as I told you that 18 से 20 वीक में हम अनॉमली स्कैन करते हैं। वी गो एंड आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13 वीक्स प्लस 6 पे हम लोग ट्राइसोमी ऑफ डाउन सिंड्रोम इसका भी चेक करने के लिए हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो
अल्ट्रासाउंड एट अराउंड बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन काफ़ी कुछ हमें डायग्नोसिस बता देता है, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा, हाइड्रोसेफलस, स्केलेटल अबनॉर्मेलिटीज़ लाइक एकोंड्रोप्लेजिया, abdominal wall defect, exomphalos, gastroschisis, cleft lip और पैलेट कंजेनिटल कार्डियक abnormalities। जो नॉर्मल हम लोग स्कैन करते हैं ना, वो जैसे मैंने बताया नॉर्मल स्कैन वो 18 to 20 वीक्स में करते हैं, और उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल के वेरिएंट्स होते हैं, जो नॉर्मल भी वेरिएंट्स ऑफ द नॉर्मल, जैसे कि उन्हें कहते हैं सॉफ्ट मार्कर्स। दे कैन लीड टूवर्ड्स abnormality, दे कैन हिंट टूवर्ड्स abnormality एंड दे कैन बी नॉर्मल एज वेल। तो ऐसे सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं जैसे नकल ट्रांसफ्लुएंसी, सॉफ्ट मार्कर्स ऑफ द क्रोमोसोमल abnormality सच एज एब्सेंस ऑफ द फीटल नेजल बोन, एब्सेंस ऑफ द फीटल नेजल बोन का ब्रिज लो हो, ये डाउन सिंड्रोम की तरफ हिंट करता है। एंड इंक्रीज नकल ट्रांसफ्लुएंसी 3 मिलीमीटर से ज़्यादा हो 13 वीक्स प्लस 6 पे नकल ट्रांसफ्लुएंसी, तो इट हिंट्स टूवर्ड्स द ट्राइसोमी 21। प्लेसेंटा लोकलाइजेशन आल्सो अल्ट्रासोनोग्राफी पे देख सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं, क्योंकि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है एंड इट इज इंसर्टेड होली इन अ पार्ट और इनटू द लोअर सेगमेंट, तो इट देयर इज अ रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, और बहुत बुरा हेमरेज है दैट कैन लीड टू डेथ। Amniotic fluid assessment, we can also assess that if the amniotic fluid is less, it means that is oligohydramnios, and if it is more, it is polyhydramnios। more है तो क्यों more है? बच्चा swallow नहीं कर पा रहा है, either there is esophageal atresia or anencephalic baby, और पोलीगो है इसका मतलब बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, यूरिन या वाटर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, रीनल एजेनेसिस एंड पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व्स लगे हों तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की तरफ जाता है। वी कैन आल्सो असेस द फीटल वेलबिंग, फीटल मूवमेंट्स, फीटल टोन, ब्रीथिंग, बायोफिजिकल प्रोफाइल जो हम आगे पढ़ेंगे, ये सारे प्लेसेंटा, इवन असेस प्लेसेंटल फंक्शन के उसको ब्लड सप्लाई सही जा रही है, उसको खाना सही पहुंच रहा है, ये हम अल्ट्रासोनोग्राफी से देख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ सर्वाइकल लेंथ, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी जो है इट इज़ वेरी हेल्पफुल, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस की मेजरमेंट भी हमें बता देता है। इनफैक्ट नाइस इट रिकमेंड्स कि सीरियल सर्वाइकल लेंथ असेसमेंट हो फ्रॉम 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन ऑनवर्ड्स। सीरियल जब भी वो एंटीनेटल केयर के विजिट पे आए उनकी असेसमेंट हो, किन खवातीन में जिनमें स्पॉन्टेनियस प्री टर्म बर्थ हुई या मिड ट्राइमेस्टर लॉस हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक, ये पता लगाने के लिए क्या आया किडनी और यूरिनरी ट्रैक बना हुआ है कि नहीं, तब भी अल्ट्रासोनोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। कंफर्मेशन ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ, confirmation of fetal presentation in uncertain cases, diagnosis of uterine and pelvic abnormalities during pregnancy, for example fibromyalgia या ovarian cyst, तो इसके लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। अब अल्ट्रासोनोग्राफी का शेड्यूल क्या है? पहला तो ये है कि एज सून एज पॉसिबल उसको डिटेक्ट करना है 10 to 14 वीक्स के अंदर अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोगों ने करना होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या देखते हैं, गेस्टेशनल एज क्या आया, कंसेप्शन हुआ है कि नहीं, फिर हुआ है तो गेस्टेशनल एज क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं है, नकल थिकनेस कितनी है उसकी, डाउन सिंड्रोम की तरफ जो पॉइंट आउट करती है। 18 to 21 वीक्स में सेकंड ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं एंटीनेटल केयर के लिए क्या है, अनॉमलीज तो नहीं है। अगर अनॉमलीज हैं तो कपल को कहते हैं आप ये रखना चाहते हैं या टर्मिनेट करना चाहते हैं, आपका प्लान क्या है। दूसरा हम उसका तो उनका प्लान करते हैं कि उसके एंटीनेटल केयर और डिलीवरी की वो कहाँ करे, उसके अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड है तो उस लिहाज से उसको गाइड करते हैं, इंक्लूडिंग इंट्रायूट्राइन थेरेपी इफ़ अवेलेबल। अगर कोई अनकम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो तो उसको हम इतने ज़्यादा स्कैन्स नहीं करते, उसके मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 स्कैन करते हैं एंड इट इज़ ओके। अल्ट्रासोनोग्राफी इन द असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग को असेस करने के लिए जैसे मिलता है फीटल मूवमेंट्स, फीटल टोन, फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स, ये सब के अलावा भी हम एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को भी चेक करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट को थर्ड ट्राइमेस्टर में देखना, ये हम फीटल वेलबींग के असेसमेंट में आ जाता है। इफ़ इट इज़ लेस ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, इफ़ इट इज़ मोर एज आई टोल्ड यू पोलीहाइड्रोएमनियोस। अब ये जो इसमें एक चीज़ है ना, एक दूसरी चीज़ इसमें आती है मैक्सिमम वर्टिकल पूल। लेट्स सपोज दिस इज़ होल योर गेस्टेशनल सैक, आपने गेस्टेशनल सैक है, बेबी इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने वो एरिया ढूंढना है जिसमें ना कोई अम्बिलिकल कॉर्ड हो, नो अम्बिलिकल कॉर्ड, या नो फुट और हैंड ऑफ द बेबी, ठीक। अब ऐसे केस में जब उसका कोई अम्बिलिकल कॉर्ड और फुट और हैंड ऑफ द बेबी नहीं नज़र आ रहा है तो हम मैक्सिमम वर्टिकल पूल लेते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें कोई फिजीनेस नहीं है, कोई एरिया ब्लैक एंड वाइट नहीं है, सारा एरिया ब्लैक है, हमें फ्लूइड ही नज़र आ रहा है, हम उसका मैक्सिमम वर्टिकल पूल का डायमीटर लेते हैं, ठीक।
Maximum vertical pool measured after journal survey of the uterine contents. The measurements less than 2 indicates oligo and greater than 8 indicates polyhydroamnios. अगर तो ये measurement 2 आ जाती है या 2 से 8 के दरमियान आती है, इसका मतलब है नॉर्मल. अगर तो ये लेस देन 2 आती है, इसका मतलब ओलिगो. और अगर ये मोर देन 8 आती है, इसका मतलब पोलीहाइड्रोएमनियोस. अब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इट इज़ मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द यूट्रस इनटू 4 अल्ट्रासोनिक कंपार्टमेंट्स. हम ऐसे सपोज करते थे क्वाड्रेंट्स 4 बना लें. हर एक क्वाड्रेंट में हम लोगों ने ऐसा मैक्सिमम वर्टिकल पूल ढूंढना है, उसकी मेजरमेंट लेनी है. लाइक सपोज यहाँ 1 मिला या 2 मिला, उसकी मेजरमेंट लेंगे, सबकी मेजरमेंट लेंगे. इन सब की मेजरमेंट्स को हम ऐड अप करेंगे, ठीक है. और a vertical measurement is taken in the deepest pool of the fluid that is free of the umbilical cord in each quadrant and the results are submitted. Results are added. ठीक है. The amniotic fluid index alters throughout gestation, but in the third trimester it should be between 10 to 25 centimeters. Below 10 indicates volume is decreased, below 5 indicates oligo, and above 25 it indicates polyhydramnios. सब ऐड किया हम लोगों ने. सब ऐड करके अगर हमारा 10 से 25 के दरमियान सेंटीमीटर के दरमियान आता है, इट मीन्स के इट इज़ नॉर्मल. बट इफ़ इट इज़ लेस देन 5 और less than 5, less than 10 या less than 5, it is oligo, and if it is more than 25, it is polyhydroamnios. The next topic is cardiotocograph. That is very important topic in obstetrics. कार्डियोटोकोग्राफ एक छोटे बच्चे का ECG है. ECG कह लें या ECG के अलावा ECG के साथ साथ फीटल मूवमेंट्स को भी काउंटर करता है. अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखते हैं. इट इज़ अ कंटिन्यूस ट्रैकिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट विच इज़ यूज्ड टू असेस फीटल वेलबींग टुगेदर विद द असेसमेंट ऑफ यूट्राइन एक्टिविटी. फीटल हार्ट रेट के साथ साथ यूट्राइन एक्टिविटी को भी मॉनिटर करता है. कार्डियोटोकोग्राफी समटाइम्स कॉल इलेक्ट्रॉनिक जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है. दूसरी इसकी टाइप है कंप्यूटराइज. इसलिए एक ख़तून को कहते हैं कि आप अपनी लेफ़्ट रिकम्बेंट पोजीशन पे आ जाएं, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन या लेफ़्ट साइड की तरफ करवट ले लें. लेफ़्ट साइड की तरफ क्यों? ताकि अगर राइट साइड की तरफ लेगी तो उसका इंफीरियर वेना केवा जो है उसमें मसला आ सकता है. इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस हो सकता है. 2 एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर्स प्लेस होते हैं, 2 बेल्ट्स लगती हैं, 1 बेल्ट 2 बेल्ट. लेट सपोज ये उसका बेली बटन है तो 1 बेल्ट ऊपर 1 बेल्ट नीचे. 1 बेल्ट जो है वो मॉनिटर करती है, वो फ्लैटन करती है एब्डोमिनल सरफेस को, और फ्लैटन करने के बाद एब्डोमिनल यूट्राइन प्रेशर को बेसिकली मेंटेन करती है, बेसिकली रिकॉर्ड करती है. 2 एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर्स दे आर प्लेस्ड on the mother's abdomen, each attached with a belt. When transducer is a pressure sensitive contraction tocodynamometer that measures the pressure. इतना प्रेशर रिक्वायर किया गया कि बेली को फ्लैट किया जाए, एब्डोमिनल वॉल को फ्लैट किया जाए, और वो यूट्राइन कंट्रैक्शंस को नोट करता है, इंटरनल यूट्राइन प्रेशर को नोट करता है. इंटरनल इसके अंदर ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं. इंटरनल यूट्राइन प्रेशर. दूसरा जो है द सेकेंड ट्रांसड्यूसर इट यूजेस अल्ट्रासाउंड एंड डॉपलर इफेक्ट टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ फीटल हार्ट. दूसरा जो है डिटेक्ट्स द मोशन ऑफ फीटल हार्ट. तो हमारे पास एक कार्डियोटोकोग्राफ में 2 लाइंस आती हैं. एक में बताती है फीटल हार्ट रेट का, दूसरा में बताती है यूट्राइन कंट्रैक्शंस का. एक फीटल हार्ट रेट का और यूट्राइन कंट्रैक्शंस के अलावा जो है मदर को हम एक वो भी दे सकते हैं, एक इसके किक काउंट चार्ट बनाने के लिए एक बटन भी दे सकते हैं, टू प्रेस एंड रिकॉर्ड एनी फीटल मूवमेंट्स. जैसे किक काउंट चार्ट कहते हैं. किक काउंट चार्ट जिस तरह देते हैं इसी तरह यहाँ भी हम एक बटन दे देते हैं कि अगर कोई भी मूवमेंट आए तो डू प्रेस दैट बटन सो दैट वी रिकॉर्ड के फीटल मूवमेंट्स हुई या नहीं हुई. ये ना हो बच्चा स्लीप में, और हम पढ़ेंगे कि अक्सर बच्चा स्लीप में होता है तो उसकी वजह से फीटल मूवमेंट्स चेंज हो जाती हैं. CTG में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना वो बेसलाइन रेट, बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन. बेसलाइन फीटल रेट क्या है कि बच्चे का नॉर्मल हार्ट रेट होता है 110 से 150 बीट्स पर मिनट. हायर रेट्स जो हैं मैक्सिमम भी ना 160 बीट्स पर मिनट को नॉर्मली आ जाता है. पहले थोड़ा सा टैकीकार्डिक बच्चा रहता है और फिर लोअर रेट्स आर. पहले बच्चा थोड़ा सा टैकीकार्डिक रहता है और बाद में उसका पैरासिम्पैथेटिक टोन डेवलप करती है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन इवोल्यूशन में भी हुई थी कि पैरासिम्पैथेटिक टोन डेवलप, पैरासिम्पैथेटिक टोन डेवलप हुई. तो इस तरह बच्चे की भी ऐसी डेवलप होती है. और जब पैरासिम्पैथेटिक टोन डेवलप हो जाती है तो प्रायर टू दैम तो
फिर 160 beats per minute is taken at the upper limit of the normal. ज़्यादा हार्ट रेट ज़्यादा हो गया है, इट इज़ कॉल्ड टैकीकार्डिया. हार्ट रेट कम हो तो इट इज़ कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया. The baseline rate is to be determined over a period of 5 to 10 minutes. Fetal tachycardia, अगर टैकीकार्डिया है, fetal tachycardia, इसका मतलब माँ को इन्फेक्शन हो, acute fetal hypoxia, fetal anemia, या फिर माँ ने कोई ऐसी दवाई खाई हो लाइक विटोड्रीन, which are adrenoreceptor agonists, and it also causes tocolysis. और ये हम रिकॉर्ड करते हैं ECG फॉर 30 मिनट्स, लेकिन यहाँ आफ्टर 20 मिनट्स पे ही बस कर देते हैं. बेसलाइन वेरिएबिलिटी. अब जो हम लोग बीट टू बीट मूवमेंट्स पढ़ेंगे, ये CTG है, नॉर्मल हार्ट रेट ऐसे जा रही है. बीट टू बीट मूवमेंट्स, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ये डिसेलरेशन है, और ये है साइनोसाइडल रिदम. ठीक. विद इंक्रीजिंग गेस्टेशनल एज हमारे पास स्टैंडर्ड CTG में ना लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस भी आती हैं. होता यह है कि 2 to 6 टाइम्स पर मिनट फ्लक्चुएशंस आती हैं. अगर तो वो फ्लक्चुएशन आ रही हैं और abnormal फ्लक्चुएशंस आएँ, द बेसलाइन वेरिएबिलिटी इज़ कंसिडर्ड abnormal व्हेन इट इज़ लेस दैन 10 बीट्स पर मिनट. 2 से 6 मिनट में आए फ्लक्चुएशंस हों, वो नॉर्मल है. लेकिन 10 बीट्स पर मिनट से भी कम abnormal फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो वो तो ख़तरे की घंटी है. इट इंडिकेट्स के ख़तरे की घंटी है. देयर इज़ abnormal थिंग, नॉट नॉर्मल. यहाँ तो रूल आउट करें बच्चा सो तो नहीं रहा था, स्लीपिंग स्टेट तो नहीं थी उसकी. यहाँ रूल आउट करें कि हाइपोक्सिया, एनीमिया, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, फीटल इन्फेक्शन, ड्रग्स दैट सप्रेस द फीटल हार्ट रेट लाइक ओपियोइड्स, हिप्नोटिक्स तो नहीं दिए हुए. बच्चे की स्लीप साइकिल होती है 20 से 30 मिनट्स, तो हम लोग 40 मिनट्स तक लेकर जाते हैं रूल आउट करने में कि बेसलाइन वेरिएबिलिटी अब नॉर्मल क्यों आ रही है. फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन 15 बीट्स पर मिनट में, एटलीस्ट 15 बीट्स पर मिनट में हमारे पास एटलीस्ट 15 सेकेंड्स की एक्सेलरेशन आए. 20 से 30 मिनट्स के पूरे CTG पे 15 कम से कम एक्सेलरेशंस तो आएँ भाई 15 बीट्स पर मिनट में. तो अगर आएँ तो इसका मतलब है CTG इज़ रिएक्टिव. CTG रिएक्टिव मतलब बच्चा ज़िंदा है, बच्चा उसकी हेल्थ इज़ गुड, इट हैज़ पॉजिटिव साइन फॉर फीटल हेल्थ. लेकिन अगर जो है डिसेलरेशन आना शुरू कर दें बार बार 15 बीट्स पर मिनट में, 15 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम में, 20 से 30 मिनट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिसेलरेशन आए, these are the transient reduction in the fetal heart rate 15 beats per minute or more lasting for more than 15 seconds. डिसेलरेशन क्या इंडिकेट कर सकती है? either there is fetal hypoxia या फिर umbilical cord compression. ठीक. नॉर्मल एंटीपार्टम CTG में हम क्या देखते हैं? नॉर्मल एंटीपार्टम CTG की क्या डेफिनेशन है कि बच्चे का हार्ट रेट 110 से 150 हो, उसकी बेसलाइन वेरिएबिलिटी शुड नॉट बी एक्सीडिंग 10 बीट्स पर मिनट. सॉरी, बेसलाइन वेरिएबिलिटी शुड बी एक्सीडिंग 10 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा जाके, मतलब 2 से 6 मिनट के अंदर जाके उसकी एक्सेलरेशंस में वेरिएबिलिटी आए, विद मोर देन 1 एक्सेलरेशन बीइंग सीन इन 20 to 30 मिनट. लेकिन अगर रिड्यूस्ड बेसलाइन वेरिएबिलिटी आए या एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेशंस हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ डिसेलरेशन, ना एक्सेलरेशन, अव्वल तो एक्सेलरेशंस नहीं और दूसरा डिसेलरेशंस बार जैसे डिसेलरेशंस बार आई जा रही हैं स्पॉन्टेनियस, तो ये ख़तरे की बात है. इट इज़ सस्पिशियस. ECG एक कंप्यूटराइज भी होती है. ठीक. और बायोफिजिकल प्रोफाइल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब लेट्स सपोज नहीं, इन एक्चुअल CTG हमें बता देती है, CTG एक एफर्ट करती है हमें बताने में कि डिसेलरेशन आ रही हैं, फीटल हाइपोक्सिक स्टेट है. हम उसे रिफ़ाइन करते हैं, हम कहते हैं अगर फीटल हाइपोक्सिक स्टेट है तो इसको ना पूरा एक स्कोर सिस्टम हमने बनाया है, चार्ट बनाया है, सेट किया बायोफिजिकल प्रोफाइल में कि किस किस्म की है फीटल हाइपोक्सिया, क्या आया ये फीटल हाइपोक्सिया डेंजर जोन में है या नहीं. उसमें हम फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स लेते हैं, फीटल बॉडी मूवमेंट्स लेते हैं, फ्लेक्सोटोन, एक्सेलरेशंस इन द फीटल हार्ट, ये सारा हम देखते हैं और फिर स्कोर बनाते हैं. नॉन स्ट्रेस कार्डियोटोकोग्राफी पे देखते हैं रिएक्टिव है, उसमें एक्सेलरेशंस आ रही हैं तो स्कोर 2 मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं आ रही इवन 40 मिनट्स तो 0 स्कोर. फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट्स 30 मिनट के अंदर 30 से ज़्यादा मूवमेंट्स हैं, गुड. नहीं है तो 0 स्कोर. फीटल बॉडी मूवमेंट्स 3 से ज़्यादा हैं, 2 स्कोर 30 मिनट के अंदर. नहीं है तो 0 स्कोर. फीटल टोन 1 एपिसोड ऑफ लिम्फ फ्लेक्शन आपने नोटिस की, और अगर तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे. नहीं नोटिस की तो 0 स्कोर मिलेगा. एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम आपने देखा कि एक फ्री पॉकेट थी, एक इंतहाई लार्ज फ्री पॉकेट थी ग्रेटर देन ओवर 1 सेंटीमीटर. मैंने बताया था कि अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो वो ओलिगो है. यहाँ हमने देखना है कि लार्ज हो, ओवर 1 सेंटीमीटर, ओवर 2 सेंटीमीटर हो. अगर ओवर है तो फिर ठीक है,
2 स्कोर मिल जाएगा, और अगर नहीं है लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो फिर स्कोर 0 मिलेगा। अगर तो किसी खातून का स्कोर, ये स्कोर जो है वो 0 to 10 है, अगर किसी खातून का स्कोर जो है 0 to 4 तक है तो अब नॉर्मल है, अगर 8 या 8 से ज़्यादा 10 है तो नॉर्मल है, और अगर 6 है तो एक दफ़ा रिपीट करें टू एक्सक्लूड के क्या पता फिटस सो रहा हो। फिर डॉपलर इन्वेस्टिगेशन है। डॉपलर से हम क्या देखते हैं, फीटल रेट देखते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी में उसका फ्लो देखते हैं, फीटल वेसल्स का फ्लो देखते हैं, लाइक सेरेब्रल, मिडल सेरेब्रल आर्टरी का फ्लो देखते हैं, फीटल एसिडेमिया तो नहीं है, यूट्राइन आर्टरी में उसका फ्लो देखते हैं कि स्पायरल आर्टरी सारी ठीक हैं, जो स्पायरल आर्टरीज बनी है ट्रोफोब्लास्ट से प्रीएक्लेम्पशिया की तरफ तो नहीं जा रही। सेरेब्रल प्लेसेंटल रेशो, ये डॉपलर में हम देखते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ पल्सेटिलिटी इंडेक्सेस ऑफ द मिडल सेरेब्रल आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी। मिडल सेरेब्रल आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी का रेशो लेते हैं और ये कहते हैं कि बहुत इट इज़ एमर्जिंग एज एन इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर ऑफ एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम। एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम क्यों, कैसे डिपिक्ट करता है? एक्चुअली सीन कुछ यूँ है कि अगर तो डॉपलर अम्बिलिकल आर्टरी में आपको दिख जाए कि एंड डायस्टोलिक फ्लो जो है वो एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये कि 5 हफ्ते के अंदर अंदर वो बच्चा जो है उसकी फीटल डिमाइस होने लगी, अप टू 5 वीक्स बिफोर फीटल डिमाइस, 5 हफ्ते के अंदर अंदर फीटस में डाए। यहाँ फिर आपको अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर में फ्लो रिवर्स्ड इंक्रीज डायस्टोलिक फ्लो लग रहा है, मतलब डिसलरेशंस बहुत ज़्यादा लग रही हैं उसके ना अम्बिलिकल आर्टरी के फ्लो में। इट्स द मोस्ट स्टंट साइन कि बच्चा जो 24 घंटे के अंदर अंदर फौत होने वाला। तो बेसिकली जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है CTG, इट टेल्स अस अलॉट अबाउट कि 24 to 48 आवर्स और इवन फॉर सीइंग 5 वीक्स में बच्चे की हेल्थ कैसी रहेगी, कैन ही और शी डाई, कैन द फीटस डाई और वुड ही बी अलाइव, उसकी कैसे स्टेटस क्या रहेगा उसकी हेल्थ का। एंड फिर यहाँ लिखा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी करते हैं, रियल टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे होते हैं व्हेन वी आर परफॉर्मिंग इन्वेसिव प्रोसीजर्स। साथ साथ इन्वेसिव प्रोसीजर कौन से होते हैं, एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिकुलर सैम्पलिंग एंड कॉर्डोसेंटेसिस, एंड इवन थेरेप्यूटिक प्रोसीजर लाइक इंसर्शन ऑफ फीटल ब्लैडर शंट्स और चेस्ट ड्रेन्स। 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड भी आ चुके हैं, और इवन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी इट्स यूजफुल इन स्कैनिंग एंड हेल्प असेसिंग थिंग्स। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।